Welcome back, dear, and good morning to all of you. Now, in this session, we will going for the monetary policy of RBI, and in the previous lecture, we already completed about the functions of the RBI, that is the monetary and non-monetary functions. And now we will going for the monetary policy of RBI. Please come on page number 41 on your books, and else you can also see the on the screen of your mobile the topic, that is the monetary policy. And now we start the monetary policy. In economic theory, monetary policy is the policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या रेगुलेट कर रहे हैं? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. अगर डिमांड और सप्लाई की हम बात करें तो फ्रेंड हमने ज़्यादातर सुना होगा कि अगर जो भी मॉनेटरी सोर्सेस है, या तुम जो बोलते हैं कि जो भी मॉनेटरी सप्लाई है मनी का, वो अगर समझो कि इंक्रीज़ हो रहा है और सामने हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो भी वहाँ पे कुछ सिचुएशन बन रही होगी. एंड अगर समझो कि वाइज वर्जा पोजीशन हो रही है, सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ पे कुछ और होगा. तो यहाँ पे आपको समझो कि आप अपनी बुक्स के पेज नंबर 41 वहाँ पे ओपन रखना, और मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक स्क्रीन के अंदर, ब्लैक पेज के अंदर, यहाँ पे ब्लैंक पेज के अंदर समझा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन कि क्या हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, या तो जो डिमांड है मनी की एंड जो सप्लाई मनी, उनकी क्या इफेक्ट होने वाली है मॉनेटरी के ऊपर, वो पहले हम समझ लेते हैं. तो पहले जो आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा है कि रेगुलेट्स द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. तो अगर फ्रेंड डिमांड समझो कि इंक्रीज़ हो रही है एंड जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या यहाँ पे सिचुएशन होगी? और अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है एंड सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई. तो फ्रेंड डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करें, अगर समझो कि मनी का जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, सॉरी डिमांड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो सामने सप्लाई डिक्रीज है, तो फ्रेंड यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी कि मनी का सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. यानी कि आपको शायद याद होगा कि 8 नवंबर 2016 और इवनिंग 8 PM का टाइम था. प्रधानमंत्री आ गए थे टीवी के ऊपर और डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया हुआ था. तो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था कि जो मॉनेटरी का सप्लाई था वो क्या हो गया था, डिक्रीज. यानी कि आपको पर डे 2000 या तो 3000 रुपीज़ ही बैंक वाले दे रहे थे, यानी कि सप्लाई डिक्रीज. एंड जो मनी की डिमांड थी उस टाइम ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ पे जो एक टाइम पीरियड आया था, दैट इज़ द डिप्रेशन. यानी कि हम बोल सकते हैं कि मंदी. एंड समझो कि अब पोजीशन जो हो रही है उल्टी, यानी कि मनी का जो सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा, एंड उनकी जो डिमांड है वो कम. यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ द मनी इज़ इंक्रीजेज, एंड जो डिमांड है वो मनी की कम है. तो यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, आप याद कर सकते हो चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द मनी एंड इन्फ्लेशन. तो हमें पता है कि जब मनी का जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा, तो दैट इज़ द इन्फ्लेशन. तो अगर समझो कि आपको यहाँ पे उतना ही याद रखना है कि अगर जो सप्लाई है वो अगर बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द इन्फ्लेशन. एंड अगर समझो कि सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ द डिप्रेशन. तो इतना आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन यानी कि हम जो फुगावा की बात कर रहे हैं, एंड डिप्रेशन यानी कि मंदी की. तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है कि अगर जो मॉनेटरी का सप्लाई है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ द इन्फ्लेशन, एंड इफ डिक्रीज देन दैट इज़ द डिप्रेशन. अब फ्रेंड यहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी से इन दोनों में क्या कर रहे हैं, रेगुलेट. यानी कि जो डिमांड एंड जो सप्लाई, उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. तो रेगुलेट कर रहे हैं यानी कि हम स्टेबिलाइज कर रहे हैं. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे
जितने भी वर्ड्स में बोल रहा हूँ, स्टेबिलाइजेशन हम कर रहे हैं, स्टेबिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। आपको याद रखना है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है उनका दूसरा नाम क्या है, स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे स्टेबिलाइज भी मार्केट को कर रहा है। रेगुलेट करना या तो स्टेबिलाइज करना है, उनका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि फ्रेंड, हमें पता है कि डिमांड ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए, या तो हम जो बोल रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा भी ना हो जाए मार्केट के अंदर मनी का, या तो डिक्रीज भी ना हो जाए। यानी कि मीनिंग सिंपल ही है कि अगर समझो कि डिमांड ज़्यादा भी, सॉरी, सप्लाई ज़्यादा भी ना हो जाए एंड डिक्रीज भी ना हो जाए, तो हमें यहाँ पे रखना क्या है कि बैलेंस रखना है दोनों का। किसका? यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का, कि सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा इंक्रीज भी ना हो जाए या तो ज़्यादा डिक्रीज भी ना हो जाए। यानी कि हमें बैलेंस रखना है जो मनी का सप्लाई है उनका, कि हमें पता है कि अगर ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई हो रहा है मनी का, दैट इज़ द इन्फ्लेशन, एंड अगर डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई तो दैट इज़ द डिप्रेशन। तो हमें यहाँ पे जो करना है दैट इज़ द बैलेंस रखना है। अगर समझो कि ये बैलेंस नहीं है, यानी कि जो मनी का सप्लाई है वो ज़्यादा है एंड सेकेंड सिचुएशन की सप्लाई वो बहुत कम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इम्बैलेंस है, यानी कि बैलेंस नहीं है सप्लाई में। कभी कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ द इन्फ्लेशन, और कभी कभी सप्लाई क्या हो जाता है, बहुत कम, दैट इज़ द डिप्रेशन। तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस यानी कि डिस्टेबिलाइज हो रहा है। अगर स्टेबिलाइज जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ द बैलेंस, कि बैलेंस हो रहा है, लेकिन इम्बैलेंस में क्या हो रहा है, दैट इज़ द इम्बैलेंस में क्या हो रहा है, डिस्टेबिलाइजेशन। यानी कि डिमांड और सप्लाई में कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं है, कोई स्टेबिलाइज नहीं है, दैट इज़ द डिस्टेबिलाइज। तो यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जो इम्बैलेंस हो रहा है मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का, उनको हमें क्या करना है, स्टेबिलाइज करना है, या तो उनके बीच में हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है। एंड दैट्स वाई द आरबीआई यूज द मॉनेटरी पॉलिसी, या तुम बोल सकते हैं कि आरबीआई यूज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यस, इन इकोनॉमिक थियरी, in economic theory, monetary policy is the policy which regulates the demand for money and supply of money in the economy. It is essential to regulate this, as an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation। यानी कि हम जो इम्बैलेंस हो रहा है बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बीच में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, या तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको हम बोलते हैं कि अगर जो सप्लाई मनी की वो बढ़ जाती है और डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन, एंड अगर जो मनी की डिमांड है वो ज़्यादा है और उनके जो सप्लाई है वो कम है, दैट इज़ द डिप्रेशन या तो डिफ्लेशन बोल सकते हैं। कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड डिस्टेबिलाइज द इकोनॉमी। यानी कि अगर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होगा तो हमारी जो इकोनॉमी हो क्या हो जाएगी, डिस्टेबिलाइज, यानी कि इम्बैलेंस। हेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द वन ऑफ द स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गया दूसरा वर्ड, दैट इज द स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। और आप अपने बुक्स के अंदर सबसे ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी लिखा है उनके बाजू में कोमा करके लिख दो स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लिख दो कि स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। इन अर्लियर टाइम्स द पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया वाज मोर टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड नेचर ऑफ मनी। यानी कि हम पहले के टाइम में देखें अर्लियर, तो उस दिनों की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या था कि वॉल्यूम ऑफ मनी यानी कि जो सप्लाई है मार्केट के अंदर उनको रेगुलेट करना, मनी की वैल्यू को रेगुलेट करना एंड नेचर को रेगुलेट करना। लेकिन प्रेजेंट टाइम्स में मॉनेटरी पॉलिसीज यूज फॉर मोर क्रेडिट क्रिएशन। आज के टाइम के अंदर क्रेडिट क्रिएशन के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ कर रहे हैं आरबीआई। तो फ्रेंड हमने देखा था
पास्ट के अंदर यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का पॉइंट एक आया था। तो अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी का यूज़ कर भी यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कंट्रोल रख सकती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर आरबीआई कंट्रोल रख सकेगी थ्रू द यूज़ ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो फ्रेंड जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है फॉर द ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और या तो आप पेज नंबर 42 वहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फर्स्ट वन दैट इज द क्वांटिटेटिव यानी जनरल मेजर। और क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर फोर्थ मेजर आप देख सकते हो कि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो फ्रेंड हमने देखा था कि जब क्रेडिट क्रिएशन था तो वहाँ पे भी हम CRR का यूज़ कर रहे थे। आपको शायद पता होगा कि CRR का जो हम क्रेडिट क्रिएशन में यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम क्रेडिट क्रिएशन का यूज़ हम कैसे कर रहे थे। तो फ्रेंड आपको याद होगा कि जब हम क्रेडिट क्रिएशन का यूज़ कर रहे थे, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर हम जब CRR का यूज़ कर रहे थे, तो उस टाइम क्या था कि अगर CRR समझो कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है हमारे सामने कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो CRR का रेट है वो 15% है। एंड समझो कि किसी ने 1000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के अंदर करवाई, तो 15% जो अमाउंट है वो आरबीआई क्या सॉरी कॉमर्शियल बैंक क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। वो हमने वहाँ पे देख लिया था कि 1000 का जो 15% दैट इज़ द 150, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज़ द 850, यानी कि 850 की जो अमाउंट है वो आरबीआई क्या कर सकती है, आगे किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन 850 रुपीज़ का यहाँ पे हुआ। अब समझो कि सेकंड जो सिचुएशन आ रही है वहाँ पे है CRR का जो रेट है वो है डिक्रीज करके कर दिया 10%। अब समझो कि यहाँ पे जो प्राइमरी डिपॉजिट आ रही है 1000 रुपीज़, और हमें जो रिजर्व कैटेगरी में जो अमाउंट रखनी है दैट इज़ द 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है वो क्या है कि 1000 रुपीज़ का 15% 150 हो गया था। उसी तरह 1000 रुपीज़ का 10% हम करेंगे तो दैट इज़ द 100 रुपीज़, और बाकी की जो रिमेन्स अमाउंट दैट इज़ द 900। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो आगे 900 रुपीज़ के आगे क्या कर सकते हैं, किसी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन को समझेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि उस टाइम रेट है जो 15% है, तो उस टाइम आरबीआई आगे किसी को लोन प्रोवाइड करनी है तो 850 रुपीज़ की लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अब समझो कि कॉमर्शियल बैंक, एंड अब आरबीआई ने यहाँ पे CRR का रेट डिक्रीज करके कर दिया 10%। यू कैन सी 10%। तो यहाँ पे अगर CRR का रेट कम किया तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। आप देख रहे हो कि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। पहले 850 रुपीज़ का हो रहा था, अब यहाँ पे 900 रुपीज़ का हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट क्या कर दिया, डिक्रीज। तो आपको फ्रेंड एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर CRR का रेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है, एंड अगर समझो कि CRR का रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन है जो डिक्रीज होता है। तो सिंपल ये है यहाँ पे फ्रेंड, मैंने आपको जो समझाया। एंड समझो कि अब हम थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे उल्टी कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन पहले 15% थी उल्टा हो गया कि वो सेकेंड सिचुएशन है, एंड जो सेकेंड थी वो अब है फर्स्ट। डन। अब समझो कि पहले जो रेट है CRR का वो है 10%, और उस टाइम कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकती थी कि किसी को मार्केट के अंदर अगर पैसे की ज़रूरत है उनको 900 रुपीज़ आगे दे सकती थी, और 10% यानी कि 100 वो अपने पास रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो CRR का रेट है वो क्या कर रही है आरबीआई, उनको इंक्रीज करके बढ़ाकर 15% कर रही है। तो अब यहाँ पे जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको 150 रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और बाकी के 850 आगे वो किसी को क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 10% यानी कि जब CRR का रेट कम था तो उस टाइम ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन था, लेकिन जब CRR का रेट बढ़ाकर 15% कर दिया तो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा डिक्रीज होकर हो गया 850, यानी कि 50 रुपीज़ माइनस हुआ। तो आप देख सकते हो कि CRR का रेट अगर बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, एंड अगर CRR का रेट हम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन जो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपने शायद देख लिया होगा कि किस तरह से हम क्रेडिट क्रिएशन में इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं
टू यूज़ द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सीआरआर के अंदर। और जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जब क्वालिटेटिव मेजर के अंदर हम जब आएंगे, सॉरी क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर, फोर्थ दैट इज़ द सीआरआर, उस टाइम भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि उस टाइम में इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करूँगा, शॉर्ट में ही समझा दूंगा कि क्या हुआ था, कि जब क्रेडिट सीआरआर का रेट डिक्रीज तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा, एंड जब सीआरआर का रेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब आप बुक्स में भी देख सकते हो कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, और अलग अलग 3 डेफिनेशन मॉनेटरी पॉलिसी की दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे तीनों में से किसी का काम नहीं। आपको ऐसे बुक्स के अंदर ऐसे लाइन नहीं करनी है, लेकिन बाजू में कहीं ऐसे स्मॉल में ऐसे कर देते हो, कोई भी साइन तो चलता है, लेकिन इसी तरह नहीं करना है आपको बुक्स को, वरना क्या होगा कि आप वहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा ख़राब रहेगा। तो ये तीनों डेफिनेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, कि अलग अलग एक ही कंसेप्ट के अंदर डेफिनेशन दी, सिर्फ वर्ड्स है जो अंदर के वही यहाँ पे अलग अलग है, बाकी तो सेम ही है। तो ये तीनों डेफिनेशन को स्किप करते हैं हम। एंड अब आगे हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट वन, या तो हम बोल सकते हैं कि मेनली यहाँ पे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दो टाइप के मेजर्स है। आप देख सकते हो पेज नंबर 44, क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और जो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर्स, और उनके अंदर जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द बैंक रेट। तो फ्रेंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक रेट, या तो बैंक रेट जो है वो क्या है, हम पहले उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको याद रखना है कि बैंक रेट में क्या होगा। और फ्रेंड, जो भी यहाँ पे बैंक रेट है वो सेम टू सेम रेपो रेट भी है, तो हम यहाँ पे दोनों का मीनिंग एक साथ ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे BR यानी कि बैंक रेट, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं RR यानी कि रेपो रेट। दोनों को हम एक साथ ही समझ रहे हैं। और पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, बाद में हम अपनी बुक्स में से भी कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, बैंक रेट क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स को अगर समझो कि पैसे की ज़रूरत है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, रेपो रेट में भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक रेट में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया कि बैंक रेट में भी हाफ आ गया यहाँ पे तक, और रेपो रेट में भी आ गया। तो बैंक रेट यानी कि, और या तो रेपो रेट की हम बात करें, तो जब कॉमर्शियल बैंक को समझो कि पैसे की शॉर्टेज है या तो उनको पैसे की ज़रूरत है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगी। और हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक में हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, पंजाब बैंक, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो RBI के पास से समझो कि पैसे ले रही है। फ्रेंड, यहाँ पे याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक PNB जो RBI के पास से पैसे ले रही है एज अ लोन। अब समझो कि यहाँ पे RBI जो है वो पैसे किसको दे रहा है, पंजाब नेशनल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो सामने में पता है कि पंजाब नेशनल बैंक जो इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, RBI को। हमें पता है कि अगर आप भी किसी के पास से लोन ले रहे हो तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी तरह पंजाब नेशनल बैंक जब भी RBI के पास से पैसे ले रही है तो उनको भी यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे टू RBI। डन। तो रेपो रेट में भी ऐसा होता है, बैंक रेट में भी ऐसा होता है, लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में जो डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से फ्रेंड, ध्यान यहाँ पे देना, कॉन्सेंट्रेट करना कि बैंक रेट जो है वहाँ पे जो टर्म की हम बात करें तो होगा लॉन्ग टर्म, एंड जो रेपो रेट है शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस होगा वो शायद पता चल गया होगा कि बैंक रेट में क्या होगा कि अगर समझो कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्टेज है पैसे की, तो RBI के पास से क्रेडिट ले रही है, यानी कि ये रुपीज़ आप देख सकते हो कि क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया RBI ने। तो सामने पंजाब, या तो हम बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, RBI को,
और जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है दैट इज़ द बैंक रेट एंड दैट इज़ द रेपो रेट। लेकिन हम बैंक रेट कब बोलेंगे जी, कि जब लॉन्ग टर्म हो, तो ये जो भी यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड की है आरबीआई ने वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द बैंक रेट। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो दैट इज़ द रेपो रेट। आपको याद रखना है कि बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों में सेम, लेकिन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कौन सा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म हो दैट इज़ द बैंक रेट, अगर शॉर्ट टर्म दैट इज़ द रेपो रेट। तो अब हम यहाँ पे बुक्स में से समझ रहे हैं, व्हेन commercial banks have a shortage of funds, they borrow from RBI. The rate at which the RBI lends to commercial banks for a long term, आप देख सकते हो यहाँ पे, is called the bank rate। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप पहले अंडरलाइन कर दो कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्टेज हो रही है फंड्स की, तो किसके पास से पैसे क्रेडिट ले सकेंगे, आरबीआई के पास से। और आरबीआई यहाँ पे जो रेट पे उनको लैंड करे यानी कि लोन प्रोवाइड कर रहे टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म is called the bank rate. If the bank rate increase, the commercial banks will borrow less at a expensive to borrow। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि आगे क्या होगा, मैं आपको ब्लैंक में ही समझाऊंगा तभी आपको पता चलेगा, बाकी डिफ़िकल्टी रहेगा पॉइंट। तो आप अपनी बुक्स के अंदर ध्यान देना, बाजू में बुक्स भी रखना ओपन करके, पेज नंबर 42। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड लाइन जो है बैंक रेट में, और वहाँ पे लास्ट में लिखा है कि इफ़ द बैंक रेट इंक्रीज, यानी कि फ्रेंड जो बैंक रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा कि बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, उनका मीनिंग क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक को जो भी लोन मिल रही है वो अब क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव। तो कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पे जो लोन ले रही है वो लोन क्या कर देंगी, डिक्रीज। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गया, आपने डिमांड के अंदर देखा, तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते थे, वो डिक्रीज डिमांड करते हो। उसी तरह इस लोन की भी हम बात करें तो वहाँ पे बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक्स हैज़ लेस बोरो। लेस बोरो यानी कि वो कम पैसे आरबीआई के पास से लेगी, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है तो कॉमर्शियल बैंक को लोन कैसे होनी पड़ने वाली है, एक्सपेंसिव, इसीलिए वो लोग कम बोरो करेंगे। When they borrow lesser amounts and at higher rate, they give lesser amount of the loans and at a higher rate to the general public। यानी कि फ्रेंड जब हम बात करें कि आरबीआई के पास से पैसे किसके पास आ रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक, यानी कि मैं यहाँ पे सी बी लिख रहा हूँ, ओके। आरबीआई के पास से जो पैसे आ रहे हैं कॉमर्शियल बैंक बोरो कर रही है, और कॉमर्शियल बैंक को अपने पास पैसे रखने वाला नहीं है, वो किसको देंगे, पब्लिक को लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेंड अगर समझो कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या करेंगे, लेस बोरो, क्यों, क्योंकि जो लोन उनको मिल रही है वो एक्सपेंसिव होने वाली। इसीलिए हम आगे पब्लिक को भी ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि पब्लिक को भी पता है कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी वही लोग यहाँ पे लोन लेने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लोन क्या कौन से पड़ने वाले, एक्सपेंसिव लोन होगी। तो यहाँ पे वो लोग भी अपनी डिमांड क्या करेंगे, कम, यानी कि पब्लिक को भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, या तो वो लोग लोन लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लोन जो है वो कॉस्टली ज़्यादा रहेगी। And when people get a favor loans, the demand for certain goods and service fall। यानी कि पब्लिक के पास अब कोई लोन नहीं आ रही है, तो उससे क्या होगा कि वो लोग, उन लोगों की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या तो हम बोल सकते हैं कि जो भी उस लोन में से वो लोग जो भी परचेस करने वाले, तो जो भी गुड्स या तो जो सर्विस, उनकी डिमांड क्या होगी, फॉल्स। एंड ऑन द होल देर इज अ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो उससे क्या होगा कि अगर जो क्रिएशन ऑफ मनी है वो भी डिक्रीज, जो डिमांड है वो भी लोअर यानी कि डिक्रीज होगी। एंड व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी उससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन होगा वो कंट्रोल में रहेगा। एंड बैंक रेट इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि हमें पता है कि जो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन में डिमांड की हम बात करें तो डिमांड क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी वो क्या होते हैं, ज़्यादा इंक्रीज होते हैं इन इन्फ्लेशन। आपको मैंने बता दिया
कि जब सप्लाई ऑफ मनी, या तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मनी जब इंक्रीज होगा तो उस टाइम क्या होगा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट क्या करना पड़ता है, इंक्रीज, ताकि मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो तो उस टाइम हमें बैंक रेट क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि पब्लिक को कम पैसे मिले, तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई ऑफ मनी हो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो कि व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज हायर देन डिमांड फॉर मनी देयर इज अ इन्फ्लेशन एंड हेंस रिड्यूसिंग मनी सप्लाई हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। कि अगर समझो कि हम मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम होगा। एंड इफ सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर देन डिमांड एंड देयर इज अ डिप्रेशन। तो मैंने आपको ये सेकंड पैराग्राफ समझा दिया था। द पॉलिसी यहाँ पे अंडरलाइन करो थर्ड पैराग्राफ के अंदर। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। यानी कि बैंक रेट अगर समझो कि वेरी लो है, यानी कि बहुत कम है, तो उनको हम कौन सी पॉलिसी बोल सकते हैं कि चीप मनी पॉलिसी। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई, एंड अगर समझो कि जो बैंक रेट है वो बहुत ज़्यादा है तो इज कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी। आपको यहाँ पे याद रखना है कि चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी में जो बैंक रेट है वो क्या होगा, वेरी हाई, एंड चीप में वेरी लो। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है आपको क्या करना है, पूरे का पूरा अंडरलाइन करना है। एंड द लास्ट पैराग्राफ दैट इज द RBI has stopped using the bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years। फ्रेंड हमने देखा यहाँ पे कि हम मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं बैंक रेट का यूज़ करके, लेकिन आरबीआई ने बैंक रेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का जो था उनका यूजिंग बंद कर दिया, स्टॉप यूजिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड इज यूजिंग रेपो रेट, यानी कि अब बैंक रेट यूज़ नहीं कर रहे हम, कौन सा रेट यूज़ कर रहे हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इंस्टीड। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि आज की डेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट में जो हम मॉनेटरी पॉलिसी या तो मनी जो सप्लाई है उनको रेगुलेट करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, बैंक रेट का कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आपको याद रखना है कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट इज अ रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, उनको हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते। वाइल रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स कैन बी अल्टर्ड यानी कि चेंज करना इन वेरी शॉर्ट पीरियड्स एंड ऑल्सो एंड थस दे हेल्प टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन शॉर्ट टर्म। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें मार्केट को कंट्रोल करना है तो हमें शॉर्ट टाइम में भी ऐसे रेट को इंक्रीज या तो डिक्रीज करना पड़ता है। लेकिन जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको वहाँ पे कोई चेंज अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो रिवर्स एंड रेपो रेट है, रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट, उन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए है। तो इसीलिए आज आरबीआई जो यूज़ कर रहा है टूल्स, दैट इज़ द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो फ्रेंड मैंने आपको रेपो रेट तो समझा दिया है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट नहीं समझाया है। और नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करें तो उस टाइम में पूरा पॉइंट हम देखने भी वाले, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए रिवर्स रेपो रेट भी समझा रहा हूँ। 1-2 मिनट ही लगेगी। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि जैसे हमने रेपो रेट में देखा था कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से पैसे ले रही है और जो रेट यहाँ पे वो पे करने वाली इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ द रेपो रेट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा फ्रेंड कि रिवर्स रेपो रेट की हम बात करें तो अगर आरबीआई समझो कि कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसे ले रही है एंड उनके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। आपको याद रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही आरबीआई के पास से पैसे विड्रॉ करे, बोरो करे। आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसे ले सकते हैं और उनके ऊपर जो रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है आरबीआई, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट।
तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेपो रेट के अंदर कॉमर्शियल बैंक्स पैसे ले रही है एंड रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई। दोनों की सिचुएशन आप देख सकते हो उल्टी। रिवर्स हमें आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है, या तो आरबीआई पैसे ले रही है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, एंड इन द रेपो रेट द कमर्शियल बैंक्स बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई and the pay interest on this amount is called repo rate. And if the RBI take the amount from commercial banks and pay the interest on this amount, it's called रिवर्स रेपो रेट। आपको याद रखना है तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया आज। बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। वहाँ पे जो रेपो रेट का कंसेप्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की शॉर्ट टर्म के अंदर हम बात करें तो 1 डे या 7 डे एंड 15 डेज, ऐसे अलग अलग 3 पीरियड है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और आज का लेक्चर जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड, और आपके लिए आज थोड़ा होमवर्क है तो एक बार रीडिंग कर देना, और ज़्यादा होमवर्क है नहीं, कि जो पेज नंबर 42 में जो रेपो रेट एंड जो रिवर्स रेपो रेट है एक ही पॉइंट है। आप देख सकते हो कि पेज नंबर 42 एंड 43 पे वो टेबल है, वहाँ तक है। जो थर्ड है स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, उनके ऊपर वो कंप्लीट हो रहा है टेबल तक। टेबल की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे जो 4 पैराग्राफ है पेज नंबर 42 में 2 पैराग्राफ एंड 43 में जो 2 पैराग्राफ, वो 2 पैराग्राफ ही आपको रीड करने हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।